सत्र चालू है तो किसी के क्वेश्चन सभी के काम आ सकते हैं। तो इस संदर्भ में पहला सवाल है, इनका नाम नहीं लेता हूं मैं। इन्होंने लिखा है कि मैंने कंपटीशन की बहुत सी परीक्षाएं दी पर मैं एक भी परीक्षा में 40 से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाया। दूसरा भी सवाल है एक दूसरा भी सवाल है इन्हीं का कि पुराने समय में गे कल्चर कैसे फैलता था जब स्क्रीन नहीं थी, मतलब जब टेलीविज़न नहीं था। ठीक है। दो सवाल हैं कि मैंने कंपटीशन की परीक्षाएं दी और 40 से ज़्यादा अंक ला नहीं पाया। इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत अच्छे रट्टेबाज नहीं थे, और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहता है आमतौर पे ऐसे बच्चों के साथ में जो जिनके परीक्षा में मार्क्स कम आते हैं, ये थोड़े से अकड़ू और उल्टे चलने वाले लोग इस कैटेगरी में आते हैं। मोस्टली हम लोग काउंट करते हैं, वो डिपेंड करता है, मतलब दोनों चीज़ें हैं जो कि आपके किसी की भी कही हुई बात को एग्जैक्टली वैसे नहीं करते जैसा आपको कहा गया है। ये किसका है, अगर वो बताना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकता है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है हाथ खड़ा करना। ऐसा ही रहा कि जो आपको कहा जाए वो करने का मन नहीं करता आपका, है। हाँ, इस तरह के बच्चों के साथ क्या इश्यू रहता है कि वो स्व प्रेरणा से जो कर लेते हैं तो कर लेते हैं। अगर कोई काम खुद करने का मन कर रहा है और बिल्कुल चलने ही वाले हैं उसको करने के लिए, और उठने से जस्ट पहले कोई टोक देगा तो फिर नहीं करेंगे। ऐसा ही था। हाँ, तो मतलब ये है कि ऐसे बच्चों के साथ ये समस्या रहती है कि उनको कहना ही समस्या है। जैसे एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसको बिना कहे समझ में नहीं आता, उसको समझाना पड़ता है, उसको हर कदम पर कहना पड़ता है। ऐसे बच्चों के लिए कहना समस्या है, तो ऐसे बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ना पड़ेगा। अब इंडिपेंडेंट करे बिना वो समझेगा कैसे, तो उसके लिए माहौल स्मार्ट बनाना पड़ेगा। वो स्मार्ट माहौल बड़ी लंबी प्रोसेस का हिस्सा है। जब आप बेसिक ट्रेनिंग भी ले लेंगे, जब आप फाइनल ट्रेनिंग भी ले लेंगे, दोनों तरह की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर स्मार्ट माहौल बनाने का प्रोसेस 15 मिनट में समझ आ जाएगा। लेकिन शुरू में ही अभी समझाऊंगा, आधों को आएगा आधों को नहीं आएगा, फिर उसमें से क्वेश्चन निकलता चला जाएगा। तो इससे अगले स्टेप को समझने के लिए आपको वो ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। आप बेसिक ट्रेनिंग ले लीजिए। मुझे आप नंबर आपके पास है ही ना, 9518170000। इस नंबर पे करके मैसेज मुझे भेज दीजिए कि मुझे एजुकेशन वाली ट्रेनिंग चाहिए, तो मैं आपको वो भेज दूंगा। उसका करना क्या है, और आपको बड़ा मजा आएगा उसको करने में। ये लगेगा कि मेरे करने की यही चीज आई बस अब लाइफ में। दूसरा था कि पुराने समय में गे कल्चर कैसे फैलता था जब स्क्रीन नहीं थी। देखिए, पुराने समय में गे कल्चर जो है वो एक्सेप्टेड नहीं था, समाज में उसकी स्वीकार्यता नहीं थी। तो अगर कोई व्यक्ति इस कल्चर का है भी तो वो समाज में खुलकर स्वीकार नहीं करता था। स्वीकार नहीं करता था तो वैसा आचरण भी नहीं करता था। आज आपको दिल्ली, मुंबई या किसी बड़े शहर में इस टाइप की एक्टिविटी करते हुए लोग आपको पार्क में अमूमन दिख जाएंगे। आपको बच्चे भी दिख जाएंगे, स्कूल बॉयज, कॉलेज के बॉयज, कॉलेज की गर्ल्स भी वो दिख जाएंगी आपको साफ साफ। लेकिन पहले ये साफ नहीं था। साफ नहीं था तो प्रचार नहीं था। देखिए, जो चीज दिखती है उसी का प्रचार होता है। तो इसलिए क्या होता था कि अगर किसी को लग भी रहा है ऐसा कुछ है, तो वो थोड़े बहुत दिनों तक, मतलब वो बच्चा बचपन में कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी करी, बाद में मोर्चा के हम साथियों ने ये निर्णय लिया था कि हम इसका आधिपत्य या इसकी फ्रेंचाइजी नहीं बांटेंगे। मतलब वी आर नोबडी। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि समाज के लिए सोचने वाला कोई भी संगठन, उसके साथ जनता सरकार मोर्चा है। और आपको अगर जनता सरकार मोर्चा का साथ चाहिए तो हम एज अ संगठन आपके साथ नहीं आएंगे। मतलब संगठन के तौर पे संगठन नहीं आएगा, मुद्दे के तौर पर आएगा। मान लीजिए आपका कोई संगठन है, उसके लिए आपने कोई मुद्दा उठाया, तो हम आपके समर्थन में आएंगे।
आपके साथ अन्याय हुआ तो हम आपके समर्थन में खड़े होंगे। तो यहां का कोई भी साथी है उस नाम को लेके चालू कर दे, अगर वो कोई गलत काम करता है हम उससे अपने आप को अलग कर लेंगे, अगर वो अच्छा काम कर रहा है हम उसके साथ हैं। तो एक तरह से ये है कि ये जनता के ही लोग अपने आप से अपने कैसा समाज बनाना चाहते हैं तय करें, आगे बढ़ें, वही जनता सरकार है। क्योंकि इसका कोई अध्यक्ष नहीं, कोई इसकी कार्यकारिणी नहीं, ये तो मैं चला, लोगों को जोड़ना शुरू किया, एक नाम चाहिए था तो नाम दे दिया। तो आप जनता सरकार मोर्चा का नाम लीजिए, आप अपने संगठन का नाम लीजिए, इट हार्डली मैटर्स। आप कह दीजिए हम जनता सरकार मोर्चा मध्य प्रदेश से हैं, आप हो गए, है ना। कोई भी साथी आप मिलकर के अपना कोई भी नाम लीजिए, और ये बड़ी अच्छी बात है, आपको अगर इस नाम से ठीक लगता है तो आप इस नाम को आगे बढ़ाइए। कल को हम लोग कोई गलत काम करें या हम में से कोई करे तो नाम से अलग हो जाना बड़ा आसान हो जाएगा उससे। तो ये हमारे ऊपर एक मॉरल प्रेशर बना रहेगा कि हम मालिक नहीं है, हम इनकी भावनाओं का दुरुपयोग नहीं कर सकते। गलत लगे तो फटाक से कहिए, सही लगे तो साथ दीजिए। अगला सवाल है राजेश पाटीदार जी का कि 18 वर्ष का बालक है, पढ़ाई को पहली प्राथमिकता देता है, सामाजिक गतिविधियों में रुचि कम लेता है, आगे उसके लिए क्या करना चाहिए? जो बच्चे सामाजिक गतिविधियों में कम रुचि लेते हैं उसके दो कारण मोस्टली होते हैं। या तो वो कभी अर्ली स्टेज में छोटे छोटे स्कूल में बुली कर दिए जाते हैं, दूसरे बच्चों द्वारा दबा दिए जाते हैं, तो वो उसके बाद बाकी लोगों के बीच निकलना बंद कर देते हैं। दूसरा इसका कारण होता है कि उन बच्चों की नेचुरली एक इंटेलिजेंस होती है, हाउ टू इंटरैक्ट विद अदर पीपल, घर से बाहर के लोगों से कैसे इंटरैक्ट करना है, उस इंटेलिजेंस का नाम होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो नेचुरली उनकी कम होती है। मैं पहचान बता देता हूं उनकी, अगर वो उस कैटेगरी में आता है तो समझिए उसकी नेचुरली कम है। उसको मेले में जाना कम पसंद होगा, घर में अकेला रहना ज्यादा पसंद करेगा। कौन है ये? अगर आप ऐसा ही होता है, हाँ जी यही होता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ भी खेलना पसंद नहीं करते हैं, और ज्यादातर वो इस तरह के काम करते हैं कि फिर वो अकेला ही बैठा है, अपना काम ही कर रहा है, क्योंकि उसको दूसरा कोई काम और करना नहीं आता है। अगर ये बात हमें बचपन में पता चल जाती तो हम इसकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि इसको ड्रामा क्लास ज्वाइन कराना, थिएटर क्लास ज्वाइन कराना, जहां रोल प्ले करना आता है। एक्चुअली इस तरह के बच्चों के साथ एक और समस्या होती है कि बाहर से कोई व्यक्ति आता है, मान लीजिए आपका नाम लिया, राजेश है घर में, जैसे दरवाजा खोला, सामने कोई दोस्त है जिससे पहली बार मिल रहा है, पहले कभी नहीं मिला, हाँ जी राजेश है घर में, पापा, और अपने कमरे में चला गया। वो इतनी सी बात करेगा, वो इससे ज्यादा किसी से बात नहीं करेगा। ऐसा ही करता है, हाँ जी हाँ। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली बात, उसको अंदर से अर्ज नहीं आती बात करने की कि मैं किसी से बात करूं नए आदमी से, केवल उनसे ही करेगा जिनको वो जानता है। और दूसरा, उससे वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो पब्लिक को डील कर सके, तो उसे ये मालूम ही नहीं रहता मैंने किसको क्या बोलना है, तो कई बार उल्टा सीधा भी बोल जाएगा। तो फिर उससे वो थोड़ा सा ये रहता है कि यार इसको बोलना नहीं आता बाहर पब्लिक के अंदर ना, तो फिर अवॉइड ही करेगा वो। इसके साथ साथ ये बहुत कम परसेंटेज ऑफ किड्स में होता है, थोड़े बच्चों में होता है। इसके साथ साथ एक और इंटेलिजेंस है जो आमतौर पे सभी बच्चों में कुदरत ज्यादा देती है, क्योंकि दो इंटेलिजेंस आदमी को कुदरत देती ही देती है। वो दो कौन सी हैं? पहली इंट्रापर्सनल, मेरी अपनी पहचान, मैं अपने आप को जानता हूं कि नहीं, जिसमें सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी पब्लिक डीलिंग, कि मेरा दोस्तों में बैठना उठना, सामाजिक होना, जैसे कहते हैं ना इंसान एक सामाजिक प्राणी है, मतलब ये सामाजिक उसको बना के भेजती है कुदरत। तो कुछ बच्चों में इंटर कम कर देंगी तो सामाजिक नहीं रहेगा वो, और अगर इंट्रा भी कम कर देंगी तो उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। तो क्या वो ऐसा भी करता है, क्योंकि ये मैं ऑप्शनल पूछ रहा हूं एडिशन में,
क्या ऐसा भी होता है बचपन में, बड़ा होने के बाद नहीं, कि वो जब रोना शुरू करे तो उसे मालूम ही ना हो रुकना कब है? पूछ रहा हूं मैं आपसे भाई, अगर मान लो किसी बात के ऊपर रोना शुरू किया, क्या ऐसा भी होता है कि उसको मालूम ना हो कि रुकना कब था, रोना से बंद कब करना था? इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। गुस्सा है तो ज्यादा है, प्यार है तो ज्यादा है, रोना है तो ज्यादा है, ऐसा है? मतलब सुना ही नहीं दिया, ऐसा ही है ना। इसका मतलब यह है कि उसका खुद का कॉन्फिडेंस भी निचले लेवल पर है। ऐसे बच्चों को हम लोग हनुमान बोलते हैं। उनको आप मोटिवेट करेंगे, बताएंगे नहीं तू कर सकता है, तू कर, इतना सारा काम मेरे से नहीं होएगा, फिर जब कहेंगे अरे तू कर सकता है, फिर करने लग जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मान लीजिए आपके बच्चे के पास कोई टैलेंट है, उसको जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा और पब्लिक में अगर वो उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता तो सारा टैलेंट वेस्टेज है। तो इसलिए जरूरी क्या है, आप इन दोनों इंटेलिजेंसेस के ऊपर काम करें। इन दोनों के लिए आपने मुझे व्हाट्सएप करना है कि मैं इंटर और इंट्रा पे कैसे काम करूं। तो मैं आपको 2 पेज भेजूंगा, उनमें पूरी लिस्ट है कि आपको उस बच्चे की क्या क्या ज्वाइन करा सकते हो। याद रखिएगा, ये दोनों की दोनों पेजेस में जितने भी काम करने को मैं बोलूंगा, ये दोनों पेजेस पर जितने भी काम करने को बोलूंगा, आपके बच्चे का वो सब करने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, लेकिन लाइफ में तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब उस बच्चे का क्रिटिकल टाइम आ चुका है। क्रिटिकल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर उस बच्चे के अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई तो डिप्रेशन के लेवल तक जाएगा वो। समझ रहे हैं ना बात मैं क्या कह रहा हूं? यहां बैठा तो नहीं ना? हाँ, तो अब इस बच्चे का क्रिटिकल टाइम है, तो इसलिए उस चीज से उभारने के लिए आपको पहले से ही मैं कुछ वो दे दूंगा प्रोविजंस। अगर उसने उनमें से 2-4 उपायों पे भी काम शुरू कर दिया कि एक थिएटर क्लास ज्वाइन कर ली, एक ड्रामा क्लास, थिएटर ड्रामा तो एक ही होता है, और एक कोई उसमें जो लिखा है वो सब कर लेगा, तो फिर उसके बाद वो वहां नहीं जाएगा जिसके मुझे डर है। क्योंकि देखिए, मैं इसको आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन आमतौर पे जो मैंने एक शब्द बोला था, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, तो इमोशनल कोशेंट लो है। जिनका इमोशनल कोशेंट लो होता है उनको पता ही नहीं होता है मुझे अपना इमोशन कब कौन सा शो करना है और कब मुझे इसे रोकना है, तो वो नहीं पता। तो कभी कभी एक्सट्रीम अगर कोई इमोशन आ गया तो वो नुकसानदायक हो सकता है उसके लिए ना। तो उस केस के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। वो मुझे आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको पहले वो पेजेस भेज दूंगा जो उसके ऊपर काम करना है। और ये जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको बाकी के टैलेंट भी पता चल जाएंगे उसके। तो जब आप थोड़े टाइम के बाद, जब इसको करने के बाद आपको कुछ रियलाइज होगा तो मुझे वॉइस मैसेज भेजिए, फिर मैं उससे बात भी करूंगा। क्योंकि मैं आमतौर पे किसी से नहीं करता हूं, लेकिन उस बच्चे से मेरा बात करना जरूरी है। वो मैं तब करूंगा जब आप ये पूरी बेसिक ट्रेनिंग कर चुके होंगे, मेरे पास उसके नोट्स पहुंच चुके होंगे, तब मैं फिर बोलूंगा कि मुझे बच्चे से बात कराओ, फिर उसको मैं अपने आप कुछ समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। अगर आपकी ट्रेनिंग होने के इसी दौरान हमने इंदौर में कोई कार्यक्रम कर दिया, अगर हमने कोई बड़ा सेमिनार कर दिया, तो उस केस में फिर हमें उससे पर्सनली भी मिल लूंगा। ये इसी से एक मिलता जुलता सवाल है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसे लाए। ये प्रियल तिवारी का सवाल है कि उसे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, तो इस बारे में से इतना ही लिखा है उन्होंने। देखिए, बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, ये तो एक कारण हो सकता है कि या तो वो अपने आसपास में कोई बैडमिंटन खेलते हुए अपने पापा को या अपने पड़ोसियों को देखता हो और उसे बैडमिंटन का ही एक्सपोजर मिला हो। अदरवाइज आमतौर पे बच्चा सिंगल गेम बहुत कम पसंद करता है, वो पसंद करता है जो ग्रुप में खेले जाएं, जो उसके पीयर ग्रुप में खेले जाएं। दूसरा, मुझे इसकी उम्र नहीं पता बच्चे की, 14, तो आपको बैडमिंटन का ही एक्सपोजर है।
बाकी किसी गेम का नहीं है। 8th क्लास में, हाँ वही ना कि दूसरे गेम का एक्सपोजर ही नहीं दिया गया। और दूसरा था कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस था क्वेश्चन था कि कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। देखिए कॉन्फिडेंस बच्चे में ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन अर्ली स्टेज में नो नो बेटा, नो डोंट डू दिस, कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता, यू कैन डू बेटर, जो क्लास में पेरेंट टीचर मीटिंग पे मैडम करती रहती हैं, वो रेगुलरली कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन होता जाता है। हमारे स्कूलों में कहीं पर भी आप 8वीं में अगर ये है तो इसका मतलब है स्कूल जाते हुए 11 साल हो गए। आज तक 11 साल में इसकी क्लास टीचर ने या इसकी क्लास, इसके स्कूल की प्रिंसिपल ने, आप दोनों पेरेंट्स को कभी भी ये नहीं बताया होगा कि आपके बच्चे के पास स्पेशल क्या है, या बताया? नहीं बताया। आपको ये भी नहीं बताया कि ये सुपर किस में है। कमियां खूब बताई हैं, बेटा एसएसटी में कम है, साइंस में कम है, इसमें मेहनत करो, इतना तो बताया है। अच्छी क्या है? क्योंकि अच्छा तो लिमिट नहीं है कुछ भी। आप अगर फर्स्ट नहीं आते हो तो आप अच्छे नहीं हो। तो मैंने आपको वही बताया था, पूरी क्लास में पहले बच्चे के ऊपर प्रेशर है फर्स्ट आने का और फर्स्ट रहने का, और बाकी बच्चों पे प्रेशर है फर्स्ट आने का। तो कोई भी बच्चे को कॉन्फिडेंस स्कूल में दिया ही नहीं जाता। फिर हमारे घर में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है जिसमें हम अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दे सकें। जो फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट है कि मैंने कुछ किया, वो है ही नहीं। कॉन्फिडेंस आता है फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट से कि मैंने ये किया, मैंने ये अचीव किया, मैंने किया। वो कौन है उसको बताने वाला? अगर वो नहीं है तो फिर वो या तो पापा को रोल अदा करना पड़ेगा, या मम्मा को करना पड़ेगा, या फिर स्कूल के टीचर्स को इस लेवल पे ट्रेन करना पड़ेगा कि वो अपने आप को बताएं, वो उस बच्चे को कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें। अब ये रोल आप देखिए कौन कर सकता है। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि अगला हम सेमिनार करते हैं, आप अपनी पूरी कॉलोनी को और उसको ले आइए, एनवायरनमेंट ही ऐसा तैयार कर लेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए नेचुरली उस लेवल पे काम करने लगे, एक एक चीज के ऊपर। लेके जाइए, लेके जाओ। हाँ हाँ बोल दीजिए, कोई बात बोलिए। 2 दिन पहले इसकी पीटीएम हुई थी और ये एक्चुअली है ना मैथ्स में बहुत वीक है। हाँ। तो मैडम से पूछा, इसके मार्क्स भी बहुत कम आए हैं और अब एग्ज़ाम है, फाइनली एग्ज़ाम है। हाँ। तो मैंने अब क्या करूँ? तो बोले इसका कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैंने वो कैसे डेवलप करूँ? तो बोले कि वो आप है ना इसको बस मोटिवेट करते रहो, ये कर लेगी। मैंने अब साल भर हो गया, अब लास्ट में मैं क्या करूँ? मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। ठीक है, मैं बताता हूँ इसके लिए। देखिए ये जो मार्क्स वाला पॉइंट है, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि सबसे पहली बात, आपके बच्चे के जीवन को उसके मैथ्स के मार्क्स डिसाइड नहीं करते हैं। ये सबसे पहला बिंदु है। तो इसलिए दिमाग से निकालना पड़ेगा आपको और फिर इस बच्चे को। मेरे ख्याल से अभी तक की हमारी जो टॉक है उसमें से एक बात तो आपको यहां से लेकर जानी है कि बेटा तुम्हारे नंबर आए 4, 40 या 100, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, क्या बात, कि तुम हमारे बच्चे हो, है ना। उस बच्चे के पास मैं आपको, मतलब ये मैं बिल्कुल अंदर से रोते हुए हृदय से एक बात बता रहा हूं, आप स्कूल और कॉलेजों में जाने वाले बच्चों की हालत अगर आपको पता चल जाए ना, बच्चों के पास पूरी दुनिया में एक व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वो खुलकर बात कर सके। ना वो बाप के सामने बोल पा रहे, ना वो मां को बता सकते, ना समाज का कोई और आदमी है, ना स्कूल का टीचर है। आप में से किसी एक को एक रोल अदा करना पड़ेगा। ये हमेशा मैं बाकी सभी पेरेंट को भी यही कहता हूं कि एक जना ऐसा होना चाहिए उसके पास, दोनों में से एक जना। आपने मारना है, पीटना है, उलाहने देने हैं, कोसना है, ताने देना है, जो करना है, जितना समझाना है, एक जना रोल ले लो ये। लेकिन एक जना ऐसा होना चाहिए जो अनकंडीशनल शो करे उसका प्यार, अपना प्यार, अनकंडीशनल, ताकि वो अगर आकर ये कह देना,
जैसे मैं अपने बच्चे को हमेशा बोलता हूं कि बच्चे तू बाहर जाकर चोरी करके आएगा, तू कोई कत्ल करके आएगा, तू कुछ भी करके आएगा, मैं तेरे से उतना ही प्यार करूंगा और उसमें तेरी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है कि मैं तुझे सिखा नहीं पाया। एज अ पेरेंट मेरी गलती है ना कि मैं उसे वो संस्कार नहीं दे पाया कि उसने किसी लड़की की तरफ गलत नजर से देखा, तो मैं ही नहीं दे पाया ना वो संस्कार। मैं कुछ करता हूं तो वो मेरा बच्चा देखेगा ना उस नजर से किसी को। मैं अगर चोरी करता हुआ उसे नजर आऊंगा तो चोरी जैसी चीजों के बारे में पता चलेगा ना उसको, या मैं चोरों को अप्रिशिएट करता हूंगा, या मैं उस टाइप की भावना मेरी होगी। तो मैं अपने बच्चे को हमेशा एक बात बोलता हूं कि तेरी हर गलती के लिए मैं जिम्मेदार हूं जब तक तू 18 का नहीं होता। 18 का होने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैंने तुझे अब तक इतना विजडम दे दिया, अब तेरी गलती के लिए तू जिम्मेदार है। अभी तक की कोई गलती हुई हो तो उसको मेरे को माफ करो समाज, और अब इससे आगे यही भुगतेगा, अब अपना कोई काम नहीं भाई। अच्छा करे तो इसकी बढ़ाई, बुरा करे तो इसकी सजा, अपना कोई रोल नहीं। अब अपना रोल यहीं तक था, यहां तक सारी जिम्मेदारी मेरी, इसके बाद सारी जिम्मेदारी उसकी। तो एक जना ऐसा रोल रखे कि बच्चा आपको सब कुछ बताए, मम्मी आज स्कूल में ऐसा हुआ, या पापा को बता दे पापा आज ऐसा हुआ, क्योंकि लड़कियों के लिए आमतौर पे पापा ज्यादा मतलब प्यारे होते हैं लड़कियों को, ठीक है। तो पापा को बता दे, पापा उसकी सारी बात माफ कर दें, चाहे वो मतलब किसी भी लेवल की हो, एक बार माफ कर दें। बात की बात है ना समझाने के लिए, फिर आप मेरे से कांटेक्ट करके कैसे समझाएं? तो उसके लिए रास्ता है, बहुत आसान रास्ता है और समझाया जा सकता है। जैसे मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। मेरा बच्चा 8वीं क्लास में था, इसको स्टॉप करो अभी। इंपॉर्टेंट बात बोली अभी कि पेरेंट्स और बच्चों के कनेक्शन की। हाँ, तो आज तो हम ऐसा देख रहे हैं कि बच्चे और पेरेंट्स में कनेक्शन है ही नहीं। हाँ। ना उनमें आई कांटेक्ट होता है, ना उनमें कोई फिजिकल कांटेक्ट होता है। बच्चा जो है वो 100 किलोमीटर दूर है, कभी बात होती है तो टेलीफोन से हो जाती है, या घर में भी है तो पिताजी जो है वो कमाने में लगे हैं, माताजी जो है वो काम में लगी है, दिन भर हो जाते हैं, 2 दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं। तो एक आइडियल कंडीशन क्या होती है पेरेंट्स की और बच्चों के कांटेक्ट की? अभी तो ये कांटेक्ट टूटा पड़ा है ना। देखिए इसकी कोई आइडियल कंडीशन नहीं होती कल्पित भाई। पेरेंटिंग किसी रूल बुक के साथ नहीं आती है, इसका कोई रूल नहीं है कि आपको कैसी पेरेंटिंग करनी है। हाँ, एक चीज जरूर होनी चाहिए, या तो माँ बाप अरेंज करे, उसके चाचा, उसकी चाची या उसका दादा या दादी उस रूप में, या वो खुद प्रेजेंट रहे कोई एक जना, जब हमारा बच्चा अनकंडीशनली अपने जीवन के लोएस्ट समय में अपने माँ के या अपने बाप के जाके जब भी पास के, जब भी वो बुरा महसूस करो और उसे ये फील हो कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, उसे बिल्कुल ये महसूस हो कि मेरे नंबर कम है, ज्यादा है, मैं परफॉर्म कम कर पा रहा हूं, ज्यादा पा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, मैं जाके उधर जाऊंगा तो मुझे वहां सुकून मिलेगा। ये एक कंडीशन जरूर चाहिए। दूसरा, उसके पास अपने मन की भड़ास निकालने के लिए और अपनी बात बताने के लिए कोई एक व्यक्ति संसार में होना जरूरी है, वो कोई भी हो। आई डोंट से कि इसमें माँ बाप ही हो। ज्वाइंट फैमिली होती थी, उनमें 1-2 परिवार का आदमी ऐसा होता था जो उम्र में, पहले क्या होता ज्वाइंट फैमिली में कि 8 साल के बच्चे के पास उसका 10 साल का भाई या बहन होता था, 10 साल वाले के पास उसका 12-15 का होता था, 12-15 वाले के पास, ऐसे करके ज्वाइंट फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता था कि वो अपनी बातें उसके साथ शेयर कर लेता था, सारी उल्टी सीधी हरकतें जो भी और झूठ चोरी सब शेयर हो जाता था, तो वो सारी तरह की चीजें सीख लेता था। न्यूक्लियर फैमिली में ये बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए हमको एज अ सोसाइटी अपने आप को एमर्ज करना पड़ेगा कि अगर आप अपने काम धंधे के चक्कर में गांव छोड़कर शहर आ गए हो तो शहर में अपनी फैमिलीज को ज्वाइंट फैमिलीज की तरह डेवलप कर लो। आप एक फ्लैट में रहते हो, आसपास के 4-5 फ्लैट्स की एक ज्वाइंट फैमिली बना लो कि 4-5 दिन में एक मीटिंग पक्की करनी है, एक दिन उसके घर खाना हो गया, अगले दिन उसके घर खाना हो गया, अगले दिन उसके घर खाना हो गया। बच्चा सोशल भी बनेगा, एक दूसरे के साथ अटैच भी होगा, उसे कोई ना कोई साथी ऐसा मिल जाएगा। और वहां रूल निकाल दो कि इस फ्लैट पर रहने वाले सारे के सारे एक दूसरे के भाई बहन हैं। मतलब ये नहीं कि कल को, क्योंकि असुरक्षित भी महसूस करती हैं फैमिलीज आपस में, फिर इशू आ जाते हैं,
तो उसको ऐसा डेवलप करें कि वो कल्चर ऐसा बनाए कि वो एक फैमिली की तरह हो जाए, ताकि सभी तरह के लोग वहां हो। तो हमारे पास अगर माँ बाप नहीं सुन रहे हैं तो कोई एक व्यक्ति हो जो उनकी बात सुनने के लिए हो। एक व्यक्ति होना बहुत होता है, अगर उसके बाद दुनिया में कोई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता होता है, चलता रहता है दुनिया में, अच्छी बुरी ऊपर नीचे सब चलता है, बाकी सब। दिक्कत तो ये कोई है ही नहीं है उनको सुनने वाला। अगला सवाल है कि अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाएं, जो हम पढ़ते हैं उसे याद कैसे रखें। देखिए, दो चीजें हैं, एक याद रखना और एक सीखना। याद रखने से ज्यादा सीखना इंपॉर्टेंट है। जो याद किया जाता है वो पक्का भूलेंगे 100%, इसलिए याद किया करने पर फोकस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको अपना घर का नंबर याद नहीं रखना पड़ता, आपको अपने घर का रास्ता याद नहीं रखना पड़ता, साइकिल चलाना कैसे है याद नहीं रखना पड़ता, गाड़ी कैसे चलानी है याद नहीं रखना पड़ता, कहां क्या करना है याद नहीं रखना पड़ता, वो सब सीखा हुआ होता है। इसलिए लाइफ में सीखने पर फोकस होना चाहिए, याद करने पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, हर व्यक्ति का याद रखने का और याद करने का तरीका अलग अलग होता है। जिस बेसिक ट्रेनिंग की मैंने जिक्र किया है, उस ट्रेनिंग के अंदर कौन कैसे सीखता है और उसका क्या तरीका है, सब कुछ दिया है। आप उस बेसिक ट्रेनिंग को करेंगे तो आपको लर्निंग मेथड में सब कुछ आ जाएगा, वो सारा क्लियर हो जाएगा, उस पर अब डिटेल में चर्चा करने की जरूरत नहीं। ये और भी कोई साथी जो है हमारे, अगर उनके मन में कोई सवाल आ रहा है तो बनकट भैया उनको आप कॉपी पेन दे दें, उनके सवाल ला दें। एक अगला सवाल है हेमंत पटेल जी का कि समाज का स्कूल होने के बाद भी बच्ची हमारी स्कूल में पढ़ाई में पिछड़ रही है। स्कूल के 95% बच्चों को पढ़ते लिखते भी नहीं आ रहा है। मेरे द्वारा आवेदन देने के बाद भी उसे नहीं, मुझे नहीं, कोई मांग रहा है तो उन्हें दे दीजिए। कोई सवाल अगर पूछना चाह रहा है तो। मेरे द्वारा आवेदन देने के बाद भी उसे रिसीव नहीं किया गया। कृपया बच्चों की काउंसलिंग करें। बच्चे कितने बड़े हैं ये बच्ची है, वो तो कहीं से पिछड़ी, बैठो बैठो बैठो, कहीं से पिछड़ी हुई नहीं दिख रही मुझे। स्मार्ट बच्ची है ये, एम ही नहीं, ये किसी भी हाल में पिछड़ी नहीं है। देखिए, पढ़ना लिखना नहीं आता, समाज का स्कूल मतलब सरकारी स्कूल, गुजराती समाज का अलग स्कूल है। देखिए, इसमें क्या है कि उसमें गुजराती में सिखाया जाता है क्या? बाकी सब कुछ अंग्रेजी में है, एक सब्जेक्ट गुजराती है। टोटल कितने बच्चे हैं? अच्छा, पिछड़ी हुई तो कहां से भी नहीं दिख रही। देखो, ये पिछड़ी नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस है, कोई चक्कर नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, स्कूल पिछड़ा हुआ है। और दूसरा, जब हम इंदौर में सेमिनार की प्लान कर रहे हैं, आप प्लान कीजिए कि अपने उन पेरेंट्स को भी ले आएं, उन स्कूल की मैनेजमेंट को भी ले आएं, क्योंकि आने वाले वक्त में स्कूली स्ट्रक्चर बदलना बड़ा जरूरी है और ये बदलेगा। ये प्राइवेट स्कूलों के ऑनर्स को डंडे पड़ने वाले हैं आने वाले टाइम में। पेरेंट्स इतने दुखी हो चुके हैं, ये पैसा कमा कमा के अपने घर भरते जा रहे हैं, अपनी कोठियां बनाते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते जा रहे हैं और बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। तो पेरेंट्स को जिस दिन समझ आ गया ना, सब रगड़े जाएंगे। समाज को इसलिए मुझे प्रेशराइज नहीं किया, दूसरे लोगों को तो ये प्रेशराइज किया जाता है कि भाई बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, निकालो ऐसा डॉक्टर। हाँ, निकालो यहाँ से। हाँ, गलती बच्चे की है। तो मैं खुद समाज से जुड़ा हुआ, इसलिए मुझे ऐसा सवाल जवाब नहीं दिया लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, इनका तो करेंगे, लेकिन आप आइए वहां पर, फिर देखते हैं इसके ऊपर। पहले फीस देने की वजह से कई लोगों की इलाज फीस नहीं दिवाई थी, तो बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया एग्जाम। हाँ हाँ, पैसा ही चाहिए बस इनको, बस 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 बस। देखिए, ऐसा है, ये बात तो आप छोड़ दीजिए कि बच्ची पिछड़ी हुई है, बच्ची तो पिछड़ी हुई नहीं है। थोड़ी आप काउंसलिंग सब कृपा कर दीजिएगा। एक सवाल है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से कैसे लड़े। ये पुनीत जी का सवाल है, पुनीत तिवारी जी का। सिंपली ये है, एक तो इस शब्द को अब ज़्यादा प्रचारित ना किया जाए, क्योंकि हम उन्हीं की ब्रांडिंग कर रहे हैं कुल मिला करके, तो इसको रोक दें सबसे पहले। तो
दूसरा, उनसे नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि लड़ा जाता है जो दिखने वाला दुश्मन है उससे, वो तो दिखाई नहीं दे रहे। वो लोग तो हमारी व्यवस्थाओं में घुस गए, हमारे ही भाई बहन के रूप में हमारे पास मौजूद हैं। आपके स्कूल का टीचर, आपके अस्पताल की नर्स, आपके गांव का आंगनबाड़ी वर्कर, आपके गांव की आशा वर्कर, आपके एसडीएम, आपका डीसी, आपका नेता, वो उनके इशारे पर काम कर रहा है। अब वो दुश्मन वहां बैठा है, लेकिन उन्होंने हमारे ही अपनों को इस काम पे लगा दिया कि वो हमको बर्बाद करते रहे, हमारी व्यवस्था को बर्बाद करते रहे। तो उससे लड़ने का एकमात्र तरीका क्या है कि आप अपनी व्यवस्था को बनाना स्टार्ट करें और उसके लिए बोलना शुरू करें। आपने कहा हमको ये नहीं चाहिए, जैसे अब मैं बताता हूं, मेरी एक गाड़ी है जो 17 साल पुरानी हो चुकी है। अब उन्होंने 15 साल की गाड़ी को कबाड़ बनाने का निर्णय ले लिया। अब कभी ना कभी पुलिस वालों को मेरी गाड़ी मिलने वाली है और वो उसको लेकर के जाने वाले हैं। तो मैं अपनी लड़ाई शुरू करने वाला हूं कि तुम साबित कर दो कि मेरी गाड़ी पोल्यूशन कर रही थी और मैं अपनी गाड़ी को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा। तुम्हारा नियम कहता है ना दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना, मतलब तुमको दोबारा पैसे भरूं मैं, तुमको दोबारा टैक्स दूं मैं, फिर टोल टैक्स भी दूं मैं, और फिर तुम डिसाइड करोगे कि मेरी गाड़ी पोल्यूशन कर रही है। जो इलेक्ट्रिक गाड़ी बन रही है, उसकी एक गाड़ी के बनने में जितना वो सारी उम्र में पोल्यूशन नहीं करती, उसका 10 गुना पोल्यूशन उसे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को बनाने में हो जाता है। जितना बिजली फूकती है, वो बिजली कहां से जल बनती है? कोयले से तो बनती है। कोयला जलता है तो पोल्यूशन नहीं होता है। लिथियम कैडमियम की बैटरी बनती है, उससे पोल्यूशन नहीं होता है। जो ये कचरा बनेगा, जो ये बिजली की गाड़ी से जो कचरा बनेगी कल को, ये गाड़ी और ये बैटरियां, ये कितनी कैंसरस और कितनी हानिकारक है आपको नहीं मालूम है। तो ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। तो मुझे कैसी व्यवस्था चाहिए ये मैं तय करूंगा, आपको कैसी चाहिए ये आप तय करेंगे। जब इस समाज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो इनकी कोई औकात नहीं है, इसको तो ऐसे नीचे से ठोकर मार के उड़ा देंगे। लेकिन उससे पहले अपनी अल्टरनेट व्यवस्था तो चाहिए। कैसी शिक्षा चाहिए, कैसा स्वास्थ्य चाहिए। अब जो मैं ये ट्रेनिंग आपको दे रहा हूं, बेसिक ट्रेनिंग, ये हर माँ बाप को मिल गई और स्कूल में पढ़ाने वाले हर टीचर को मिल गई। तो आपके गांव में किस बच्चे के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए मुझे बताने की जरूरत नहीं। फिर भाई झगड़ा तो इस बात का है ना कि किसके पास 50 एकड़ जमीन है। अब वो तो ये चाहेगा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरी खेती संभाल ले, और किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, वो चाहेगा मेरा बच्चा बड़ा होकर के नौकरी कर ले क्योंकि मेरे पास जमीन नहीं है। अब ऐसा भी तो संभव है कि पैदाइशी खेती हर आदमी, पैदाइशी किसान उस 1 एकड़ वाले के जहां पैदा हो जाए और पैदाइशी स्पोर्ट्स पर्सन उस जमीन वाले के यहां पैदा हो जाए। तो जमीन वाले को समझा दिया तेरे बच्चे को स्पोर्ट्स करवाएंगे, खेती वाले को बता दिया तेरे बच्चे को खेती करवाएंगे। उससे ज्वाइंट होकर के क्या सलूशन निकलता है कि कब्जा किसी का नहीं होना भाई। तेरी आमदनी तेरे पास रहेगी, इसकी आमदनी इसके पास रहेगी और दोनों के बच्चे खुश रहेंगे। अल्टीमेटली पर्पस तो खुशी है। हर माँ बाप चाहता तो खुशी ही है। अगर वो उसके लिए नौकरी ढूंढ रहा है, अच्छी बहू ढूंढ रहा है, अच्छा पति ढूंढ रहा है, अच्छा घर बार ढूंढ रहा है, अच्छा कोई बिजनेस की ट्राई कर रहा है, तो खुशी के लिए ढूंढ रहा है ना। और खुशी का पैमाना पैसा नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। खुशी का पैमाना केवल एक है कि आप जिस तरह के काम करने के लिए बने हो वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बस सवेरे से लेके शाम तक खुश रहते हो कि नहीं रहते हो। और वो आपको कहीं भी हो सकता है, वो खाली घूमने में भी आ सकता है, खाली बात करने में भी आ सकता है, ड्राइविंग में भी आ सकता है, वो खेती में भी आ सकता है। किसी किसी को अपने पैरों पे मिट्टी लगी होती है, उनको पता ही नहीं होता मिट्टी लगी, उनको मिट्टी में मजा आ रहा है। उनको मिट्टी में रोने, उनके कपड़े जब तक गंदे नहीं होते उनको मजा ही नहीं आता, उनको साफ सुथरे कपड़ों में प्रॉब्लम होती है। तो उसको जिसमें मजा आ रहा है उसको मजा लो ना, आनंद में रहो, कोई टेंशन नहीं। अगला सवाल था कि कानून व्यवस्थाओं के सुधार और आम नागरिकों के अधिकारों को मिलने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे। देखिए ये तो एक सिंपल फंडा है, यूनिवर्सल लॉ होता है। इंसान के तौर पर मेरे जो हक हैं वो कोई ना छीने,
और मैं किसी के हकों को हनन ना करूं। इसको सुनिश्चित करने के लिए समाज तय करेगा। अभी तो कानून व्यवस्था मुझे लगता है बहुत ही निकम्मे लोगों के हाथ में है, तो अभी तो क्या ही कहना है, पर जब समाज इकट्ठा हो जाएगा तो सब तय हो जाएगा। उसकी मेरे ख्याल से समाज मिलकर तय कर लेगा इसमें। मैं कौन होता हूं इस पर टिप्पणी करने वाला। समाज को जैसी व्यवस्था चाहिए वैसी बना लेंगे, चाहे फिर वो पंचायती व्यवस्था हो, चाहे निर्णय लेने की क्षमता हो, जैसा भी होगा वो हो जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कितने लोग समझे हुए हैं, कितने लोग इस चर्चा में शामिल होते हैं। एक सवाल है कि ये जो ड्यूटी लगी है, 1 या 2 डोज लगने के बाद क्या? जिसने 1 या 2 लगवा रखी है वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिए 9518170000 पे, और मुझे लिख के भेज दीजिए डिटॉक्स कैसे करना है। अपना नाम और अपना पता जरूर भेज दो, तो मैं आपको बता दूंगा आप अपनी बॉडी से उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और अगली नहीं लगवानी है, इसका तय कर लीजिए। और बच्चों को भी नहीं लगने देनी है, इसमें तय कर लीजिए, चाहे फिर किसी से लड़ना पड़े, किसी से भिड़ना पड़े, ये तो आपको सुनिश्चित करना है। 9518170000। एक सवाल है, थोड़ा सा ये बड़े स्तर का है कि वृहद स्तर, कृषि शिक्षा व स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर मुख्य रूप से प्रकाश डालें। ये मेरे ख्याल से लंबा विषय है। जो खेती करना चाहते हैं, हमारे पास ऐसे योद्धा हैं जो, जैसे सुनील भाई हैं हमारी टीम में जनता सरकार मोर्चा में, वो एमटेक थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन छोड़ करके ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम करना शुरू किया उन्होंने। अब वो पूरे देश में लोगों को एक चीज पे काम कर रहे हैं कि पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के। तो अगर आपके खेत में कोई, आपका गांव जब तैयार होता है, जब हम गांव के ऊपर काम करेंगे, तो गांव में जितने भी लोग खेती करते हैं उनको ये जो केमिकल है जो खेत में डालते हैं, इनसे बचने में एक डर सबसे ज्यादा सताता है, वो ये कि अगर हमने ये नहीं डाला तो कहीं पैदावार कम ना हो जाए। बट अगर वो ठीक से तय करते हैं, जमीन का पोषण पूरा करते हैं, तो पहली बार में ही पूरी पैदावार की गारंटी हम लोग देते हैं। तो किसानों को इस बारे में ट्रेनिंग देंगे, कैसी शिक्षा होनी चाहिए ये मैं माँ बाप को बता ही रहे हैं। और फिर जहां स्वास्थ्य की बात है तो अल्टरनेट थेरेपीज की तरफ हमको जाना पड़ेगा। जैसे एक मैं बताऊं, भांग है जैसे है, और सुल्फा है जैसे, ये एक्चुअली हमारे को स्वस्थ रखने के बहुत बड़ी दवाइयां हैं। अब इनको बैन कर दिया एलोपैथी वालों ने, जब उनका राज आया तो कानून बना करके उनके पैदावार पे रोक लगा दी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने खेत में और अपने आसपास उगा करके वनस्पतियों के जरिए अपना इलाज कर सकते हैं। कुदरत की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, यदि कुदरती तरीके से कोई बीमारी उस एरिया में फैलनी होती है तो कुदरती तरीके से उसका इलाज भी उसी जगह पर पैदा हो रहा होता है। तो हमको कुछ नहीं करना होता, खाली समझ डेवलप करनी होती है कि किस मौसम में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन चीजों को वर्जित है, और किस बीमारी का इलाज देसी तरीके से क्या है। ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम लोग एक, जैसे हमारे बहुत सारे आयुर्वेद के आचार्य हैं, नेचुरोपैथी के हैं, फिर होम्योपैथी वाले हैं, जिसको जिस पद्धति में, अल्टरनेट पद्धति में इंटरेस्ट है, हम उनको वो पद्धति भी सिखाएंगे। हर गांव से 2-4 ऐसे योग भी तैयार करेंगे बच्चे जो अपने पूरे गांव को स्वस्थ रखने में अपना योगदान दे सकें। हर गांव के अंदर 2-4 खेती करने वाले भी तैयार करेंगे, 2-4 काउंसलर भी तैयार करेंगे। बट ये डिपेंड करता है कितना समाज आगे आता है और कितने ज्यादा लोग इसको सीखने के लिए आगे आते हैं। हम नहीं करेंगे जी, सीधी सी बात है, आपके गांव में आकर के हम केवल ये बात बताएंगे, आगे सिखाएंगे, आप अपने गांव में चालू कीजिए। ये और किसी के कोई सवाल हो तो वो अभी ला सकता है, सवाल अभी लिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल था, वो भैया आ नहीं पाए, उनका सवाल आया था कि उनके 3 लोन थे, तीनों अनसिक्योर लोन थे। अब हुआ क्या कि कोविड के बाद में जब व्यवस्था गड़बड़ाई तो तीनों साथ में, मतलब उनके चेक बाउंस होने लगे। तो 3 लोन में अगर बाउंस हो रहे हैं तो उनकी सिविल तबीयत से गिर गई। तो वो कह रहे हैं कि इसका कोई समाधान जनता सरकार मोर्चा के पास में है क्या? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, रुपये के ऊपर हमारी टीम में एक साथी हैं हमारे, उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की है, और आपको अगर
वो रिसर्च चाहिए तो आप हमको व्हाट्सएप करेंगे कि मुद्रा का यानी रुपये का इतिहास, ये किताब आप हमसे मांग सकते हैं, रुपये का इतिहास। तो आपको पहले ये मालूम पड़ेगा कि रुपया क्या है और आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है इस वक्त मौजूदा स्थान पे, मौजूदा समय में। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपके सर्कल में पूरे भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी जमीन, मकान, ट्रैक्टर, गाड़ी या कुछ भी नीलाम होने की कगार पर है, या आप लोन चुकता करने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो आप केवल इधर मध्य प्रदेश वाले कल्पित से संपर्क कर लो, नहीं तो आप मेरे से सीधा संपर्क कर लो। वही नंबर 9518170000 पे व्हाट्सएप ही करना है, कॉल नहीं। आप हमें बताइए कि हमारे ऊपर ये विपदा आई हुई है, हम लोग आपका लोन चुकता करेंगे, आपको लोन चुकता करने की जरूरत नहीं है। मतलब कैसे? आपको केवल सरकार को, बैंक को एक चिट्ठी लिखनी है कि हमको पता चला है कि तुम हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो और तुमने हमको जो दिया था वो रुपया नहीं था। रुपया तो नहीं दिया था, आपके खाते में डिजिट ट्रांसफर करी थी खाली। रुपया क्या है ये देश के लोगों को मालूम ही नहीं है। आप हमको व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको भेजूंगा। 1 रुपये का मतलब मौजूदा समय में लगभग 1 रुपया बराबर है, ये जो आपके हाथ में कागज है ना, जिनको आप लोग रुपये का नोट बोलते हो, 3800 के बराबर है 1 रुपया अपना। यानी अगर किसी का 4000 रुपए का लोन है तो मात्र 1 रुपए में चुकता होएगा वो। अगर 40,000 का है तो 10 रुपए में, और अगर 4 लाख का है तो 100 रुपए में, और 40 लाख का है तो 1000 रुपए में, और 4 करोड़ का है तो 10,000 रुपए में अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति है तो वो लोन चुकता अपन करेंगे, उसकी टेंशन नहीं। उतना तो दे ही सकते हैं, उतना तो दे देंगे। आपके पास जो नगद पैसा रखा है और बैंक का जो डिजिटल अंक है, हाँ, इस नगद से उसको आपके पास जो पैसा रखा है और जो बैंकों में पैसा पड़ा है, ये बहुत जल्दी मिट्टी का ढेर होने वाला है। जिस दिन सीडीबीसी आ गया ये सब साफ होने वाला है। असली पूंजी सिर्फ 2 ही हैं, एक सोना और एक जमीन। इसीलिए आपको गोल्ड लोन दिया जा रहा है सोना हड़पने के लिए, सोने के बदले में कागज के टुकड़े दिए जा रहे हैं, और जमीन पर भी लोन दिया जा रहा है, मकान पर भी लोन दिया जा रहा है, ट्रैक्टर पर भी लोन दिया जा रहा है, कार पर भी लोन दिया जा रहा है, मोटरसाइकिल पर भी लोन दिया जा रहा है। आप पुरानी कार पर ले लो, आप जिस पे जी करे उस पे ले लो यार, और कुछ नहीं तो पर्सनल लोन ले लो। रोज फोन आएंगे आपके पास, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। समूह के लोन ले लो। आप प्रॉपर्टी के बदले कागज के टुकड़े ले लो और फिर तुमको सबको रगड़ने वाले हैं। सीडीबीसी आया, जिस दिन डिजिटल करेंसी आई उस दिन सबका पैसा जीरो। जैसे एक दिन गोदी साहब ने कह दिया था कि भैया अब जो है आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट, नो लीगल टेंडर, कागज का टुकड़ा। ये कागज के टुकड़े हैं, असली पूंजी केवल सोना और जमीन है। कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कोई ब्याज का खेल खेलता है। अब जो कोई ब्याज का खेल खेलता है, मैं बताता हूं खेल क्या होता है, इस खेल को समझिएगा। मैंने 100 करोड़ रुपया छाप लिया, ठीक है, और मैंने आपको ब्याज पर दे दिया। तो जब आप पहली किस्त देते हो, मैं उसको फिर से ब्याज पर चढ़ा देता हूं, फिर पहली किस्त देते हो, फिर ब्याज पर चढ़ा देता हूं। ब्याज पर रुपया देने वाले, फाइनेंस का काम करने वाला व्यक्ति जानता है कि 1 लाख रुपए में 10 लाख की कलम चला सकता है। क्यों जी अंकल जी? होता है ना, असल पूंजी 1 लाख और मार्केट से लेना 10 लाख। वो 1 लाख ने अंडे दिए, उस 1 लाख ने बच्चे तो नहीं दिए, रुपये ने रुपया तो नहीं जना, वो बाकी का 9 लाख कहां से आया? केवल हवा में 1 लाख का 10 लाख बना लिया। अब जिन्होंने 1 लाख लगा करके 10 लाख बांटा हुआ दिखा दिया, जब वो मार्केट में लेने जाएगा 10 लाख वापस नहीं आना, कभी भी आएगा ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं।
वो पैसा ही नहीं है, तो आपका पैसा डूबना ही डूबना, या तो डूबना क्योंकि आपने तो ऐसे दिया था, लेकिन बैंक आपको ऐसे डूबने के लिए पैसा नहीं देता, वो कुछ ना कुछ गिरवी रखता है साहब, या तो सोना रखेगा या सामान रखेगा या गाड़ी रखेगा। अगर मान लो मैंने 1 करोड़ का प्लॉट ले रखा है और उस प्लॉट के ऊपर बनाने के लिए, प्लॉट मैंने अपने पैसे से लिया 1 करोड़ का, और उसके ऊपर बनाने के लिए 20 लाख का कर्जा ले लिया, तो बैंक उस 20 लाख में उस 1 करोड़ के कागज भी ले लेगा, और मैं चुकता नहीं कर पाया तो वो प्लॉट भी उसका और मकान भी उसका। अब जो मैं ये हवा वाला पैसा बता रहा हूं, ब्याज वाला, इंडियन इकोनॉमी में, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं बताता हूं, ब्याज पर जो रुपया दिया जाता है, बैंक का जो रिटर्न का रेट है वो लगभग 50% होता है, और जो आदमी ब्याज का काम करता है उसका लगभग 100% के करीब होता है। क्यों? जी डबल हो जाता है साल भर में पैसा अपना, कई बार 3 गुना भी हो जाता है, पर 50% तो बैंक का रिटर्न है। यानी कि आप सिर्फ मुझे यह बताइए, साल के शुरू में मेरे लेजर में लिखा हुआ 100 करोड़, मार्केट में कितना? 100 करोड़। साल जब खत्म हुआ मेरी कॉपी में लिखा 150 करोड़, भाई मैंने 150 करोड़ लेना, लेकिन मार्केट में कितना है? 100 करोड़। तो जब मैं इनको कहूंगा पैसे जमा कराओ तो केवल 100 करोड़ ही आएगा, 50 करोड़ डूबेगा, लेकिन बैंक का नहीं डूबेगा, क्योंकि बैंक ने जमीन गिरवी रखी हुई है, तो 50 करोड़ की जमीन आ जाए इधर दे, फिर अगली बार दे इधर दे। आपके गांव में धीरे धीरे 1-1, 2-2 आदमी नीलाम होता जाएगा, ऐसे उसकी जमीन नीलाम, हर गांव में अलग अलग। अलावा यहां के आदमी की आवाज हरियाणा वाला नहीं उठाता, हरियाणा वाला की आवाज जो है वो पंजाब वाला नहीं उठाता, तो हमको मालूम ही नहीं है हम सबके साथ ठगी हो रही है, तो वो धीरे 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 करते हैं, और सबसे पहले वो ऐसे आदमी की जमीन को या ट्रैक्टर को या उसको लेके जाते हैं जो दारू पीता है या कोई उल्टा काम करता है। तो गांव वाले सोचते हैं दारू पीता था, इसमें क्या उल्टा काम होएगा ही, हमने भी तो लिया था, हम तो दे रहे हैं, जबकि असलियत में वो दे ही नहीं पाएंगे अगर आज बैंक कह दे। तो असल में जो खेल है वो ये है कि अगर मार्केट में 1 रुपया असली है तो 9 रुपया हवा में है, 1:9 चल रहा है इस टाइम पे, हवा वाला रुपया, ब्याज वाला रुपया। तो असलियत में यदि आपने 1000 रुपया अगर लोन दे रखा है तो मात्र 100 रुपया ही रिटर्न आएगा, 900 रुपया डूबने वाला है। यानी कि गांव में जिसकी भी जमीन बैंकों के पास गिरवी रखी पड़ी है किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर, शहरों में जिसका भी मकान गिरवी पड़ा है, गाड़ियां गिरवी पड़ी हैं, जो चीज फैक्ट्रियां गिरवी पड़ी हैं लोन के नाम पर, उनमें से 90% लोन चुकता नहीं कर पाएंगे, पक्का शोर। तो वो किसके हो जाएंगे? बैंक के। और अगर बैंक का मालिक अडानी होएगा तो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है ना अभी बैंकों का, बैंकों के शेयर अडानी खरीद रहा है, तो आपकी जमीनों के मालिक कौन होंगे? बस ये खेल चल रहा है, आपका सब कुछ बिकने वाला है जिस दिन बैंक पूरी तरह से प्राइवेटाइज होने की कैटेगरी में आ गए। इसीलिए इस पूरे प्रोपेगेंडा की हमारे पास दस्तावेज हैं कि बैंकों ने, आरबीआई ने और इस अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र वालों ने और सरकारों ने देश की जनता के साथ धोखा किया हुआ है। इसीलिए देश की जनता कर्जदार है, इसीलिए देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, इसीलिए वो गरीब होती जा रही है, इसीलिए उसकी ऐसी तैसी हो रखी है। वो दस्तावेज है अपने पास। अगर देश के अंदर 1 लाख लोग जागे हुए हमको मिल गए, जागे हुए, समझे हुए, मैं नहीं कह रहा हूं भीड़ नहीं चाहिए 1 लाख लोग, 1 लाख तुम्हें आज इकट्ठे कर दें हम, 1 लाख लोगों तक बात पहुंची हुई होनी चाहिए। अगर 1 लाख लोग जिस दिन हमने तैयार कर दिए उस दिन हम अपने स्वराज की घोषणा कर देंगे और पूरे देश को कर्ज मुक्त भी कर देंगे, कर्ज मुक्त। क्योंकि वो फ्रॉड जिस दिन पब्लिक के सामने आ गया, पब्लिक इनके ऐसे हाल करेगी सोच भी नहीं सकते, फिर वो चाहे कोई सी पार्टी का हो, क्योंकि सारे के सारे शामिल हैं इसमें। लेकिन ये बात तो हम तब बताएंगे जब हमारे पास लोग होंगे भैया, बिना लोगों के चिल्लाते रहो कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोगों का काम क्या है?
आपको 1 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो हम अपना काम नहीं छोड़ने वाले, हम जिंदगी भर लगे रहेंगे। अगर आप जल्दी कर दोगे जल्दी मुक्ति पा लेंगे हम, आप नहीं करोगे तो फिर आखिरी सांस तक हमने तो यही करना है। हमें और कुछ करने में आनंद नहीं आता, हम तो अपने स्वाद में लग रहे हैं। कहीं आप ये सोच रहे हो कि अपन देश बचाने चले यहाँ, कहीं आप ये सोच रहे हो हम समाज के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे भाई। मैं केवल अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं कि जिसको मालूम है वो अगर चुप रह गया तो असली कसूरवार वो है। जो जानता है उसको दूसरों को बताना पड़ेगा। दूसरा, मैं अपने बच्चे को एक ऐसा समाज देना चाहता हूं कि जो उसमें सुरक्षित रह सके, और तीसरा, मेरे को आनंद आता है। तो विन विन सिचुएशन है मेरी तो चारों तरफ। अपन तो है मौज में। आपको अगर अपने बच्चों के लिए करना है तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको कुछ भी मान सकते हैं, आपको लगता है कि एम लगे हुए हैं तो एम ही सही, और नहीं तो अगला सेमिनार, अगली जो कार्य जब हम करेंगे उस दिशा में आगे बढ़ें और सारे मिलकर के अपने बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल बनाएं जो सच में उन बच्चों को सही रास्ता दिखाए। इसी उम्मीद में लगे हैं। और अगला सेमिनार कैसा करेंगे, किस टाइप का करेंगे, और कौन कौन लोग साथ आएंगे, कितने लोगों को शामिल करेंगे, ये सब आपके ऊपर है। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सब लोग आए, इतना वक्त दिया, शांति से बैठे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।